नमस्कार, मैं हूं नगमा। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का इंडियाज़ वर्ल्ड के इस नए सीज़न में। एक बार फिर से हम हाजिर हैं देश और दुनिया के तमाम सामरिक, कूटनीतिक जानकारियों के साथ, उसके विश्लेषण के साथ। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और हम एक ऐसे समय में इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं जब दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, जिसमें यूक्रेन ने अब तक भारी तबाही देखी है और इसका असर दुनिया के देशों पर भी अब महसूस होने लगा है। तो इसके क्या असर दुनिया पर पड़ेंगे, दूरगामी परिणाम क्या हैं, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या असर पड़ रहा है। बहुत बड़ी बड़ी मानवीय त्रासदी है। बहुत सारे लोगों को मजबूर होना पड़ा है अभी अपने देश को छोड़ने के लिए। भारत ने एक बड़ा संकट देखा, वहां से अपने छात्रों को, अपने नागरिकों को बाहर निकालने की पूरी कवायद भारत सरकार ने चलाई। तो ये सब चीजें इस समय हो रही हैं और धीरे धीरे हजारों किलोमीटर दूर लड़े जा रहे इस युद्ध का असर और जगहों पर कैसे पड़ेगा, हम ये देख रहे हैं। तो संजय जी, मैं शुरुआत करना चाहती हूँ इससे कि यूक्रेन पर जो रूस का आक्रमण हुआ उसके बाद अभी भी एयर स्ट्राइक्स, हम जब बात कर रहे हैं तो एयर स्ट्राइक्स हैं, बमबारी है, वो तमाम चीजें चल रही हैं। यूएन के हिसाब से देखें तो 2 मिलियन लोग अब तक वहां से अपने देश को छोड़कर निकल चुके हैं, जो यूरोप के सामने एक बहुत बड़ी रेफ्यूजी क्राइसिस भी खड़ी करता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा संकट जो यूरोप देख रहा है इस समय, मानवीय त्रासदी है। अस्पतालों पर बम गिरे हैं, मैटरनिटी सेंटर्स पर बम गिरे हैं। तो वो तो हम देख ही रहे हैं किस तरह यूक्रेन ने एक प्रतिरोध भी खड़ा किया, लेकिन यूक्रेन भी एक अलग थलग सा पड़ा अब दिख रहा है। जिस उम्मीद पर वो गया था, नेटो की सहायता को लेकर गया था की उम्मीद के साथ, वो दिख नहीं रहा है। और लग रहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है यूक्रेन के, उनका रुख अब कुछ नर्म पड़ा है। नगमा जी, कई मायने में ये जो युद्ध हुआ है यूक्रेन और रूस के बीच में एक तरह से अप्रत्याशित था, असंभावित था। जिस ढंग से ये एकदम अनफोल्ड किया, लोगों के सामने आया, किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इतनी जल्दी, इतनी तेजी से इतने सारे पायदान ही चढ़ता चला जाएगा और यहाँ तक कि आते आते परमाणु युद्ध तक की धमकियां दी जाने लगी। इस युद्ध में सैंक्शंस लगे हैं, कई सारी चीजें जो आज तक, जिस हद तक आज तक नहीं की गई, वो इसमें हमें देखने को मिली है। तो मैं कहूँगा कि इस युद्ध ने एक तरीके से सभी को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि मामला ऐसी तूल इतनी जल्दी पकड़ेगा। और जो ये एक तरह से सोचा जा रहा था कि गीदड़ भभकियों की श्रृंखला चल रही है, इतनी तेजी से आगे पायदान चढ़ते जा रही है, कहीं ऐसा ना हो। अब जो डर, वास्तव में जो डर लोगों के मन में घर कर रहा है, वो ये है कि इतनी तेजी से ये इतने सारे पायदान चढ़ते चली जा रही है कि वहां से उतरना असंभव ना हो जाए, बस हाथ छोड़कर गिरा ही जा सकता है, ऐसी स्थिति ना आ जाए। तो वास्तव में पूरे विश्व के लिए बहुत चिंता का समय है। और जो निरीह लोग यूक्रेन में इसके बीच में फंसे हुए हैं, हम लोग सब अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर बमबारी चल रही है। असहाय महिलाएं, बच्चे भाग रहे हैं, दूसरे देशों के नागरिक बीच में फंसे हुए हैं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था। भारत के भी नागरिक बीच में फंसे, कोई नहीं कह रहा था, किसी को उम्मीद नहीं थी। बाइडेन कहते रहे कि होने वाला है, भेड़िया आने वाला है, भेड़िया आने वाला है, भेड़िया आने वाला है, लेकिन भेड़िए की तैयारी तो की ही नहीं थी। तो सिर्फ ये सोच करके कि भेड़िया आ रहा है, भेड़िया आ रहा है का शोर मचा करके भेड़िया डर के भाग जाएगा, ऐसा नहीं। पूरे जोर से पुतिन ने जब 21-22 की तारीख को यूक्रेन पर पूरे लाव लश्कर के साथ हमला बोला, तब वास्तव में कोई इसके लिए तैयार नहीं था। ना यूक्रेन था, यूक्रेन भी तब तक कहता आ रहा था कि नहीं, युद्ध की संभावना नहीं है। वहां के लोग सड़कों पर कहते नहीं, नहीं युद्ध नहीं होगा। यूरोप कह रहा था युद्ध नहीं होगा। तो एक तरीके से जब ये युद्ध शुरू हुआ, तो जो रिएक्शन दूसरी तरफ से आया, आधा युद्ध दूसरी तरफ से तो ट्विटर पर ही चल रहा था। किसी को जमीन पर जाकर के किसी भी तरह की यूक्रेन को मदद देने की चिंता ही नहीं थी। ट्विटर पर प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है, रूस की तरफ चल रहा है, किसी की वेबसाइट्स बंद हो रही है। और ये एक नए तरीके का युद्ध हमें देखने को मिला। और रिस्पॉन्स फिर आया कई कठोर सैंक्शंस के रूप में, जो एक के बाद एक, पहले रूस ने, पहले अमेरिका ने, फिर उसके पीछे यूनाइटेड किंगडम ने और अन्य देशों ने रूस पर ठोकने चालू किए। तो अभी स्थिति यही है
एक जी, तरीके से ये जो युद्ध चल रहा है इसमें एक तरीके का बड़ा अनसर्टेन इक्विलिब्रियम बना हुआ है। जी, रूस बढ़ भी रहा है, नहीं भी बढ़ रहा है। कई लोग सोच रहे हैं कि जितनी तेजी से बढ़ सकता था उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा है। क्या बढ़ना नहीं चाहता है, या फिर यूक्रेन, उसको उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन की जनता इस तरीके से एकजुट होकर के इतने सशक्त रूप से इतनी कठिनाइयां झेलते हुए उसका इतना कट्टर सामना करेगी कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जी, दोनों बातें हैं। ये एक बड़ा बड़ा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चल रहा है जो कि बहुत ज्यादा दिन चल नहीं सकता, क्योंकि अगर आप देखें तो रूस के पास जो शक्ति है उसका मुकाबला वास्तव में यूक्रेन की जो ये रिजर्व्स हैं, जिस तरह की सेना है, वो बहुत ज्यादा समय तक उसका सामना नहीं कर सकती। तो जी ये हाँ। ये जो पूरा एक स्थिति बन गई है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बना हुआ है, ये कहाँ जाकर के रुकेगा, ये इसके बारे में सबसे बड़ी चिंता पूरे विश्व को है। जी, एक बहुत बड़ी चिंता और छोटा-सा इसमें एक और सवाल मैं जोड़ दूँ और आपका आकलन इसमें जानना चाहूँगी। जैसा आपने कहा कि असंभावित ये युद्ध था, मुझे याद है कि इस पर हमने अनेकों चर्चा की है, बहुत सारे एनालिस्ट, जानकारों के साथ और सबका यही कहना था कि युद्ध कोई नहीं चाहता और युद्ध नहीं होगा। लेकिन पुतिन ने हर वो काम किया जो लोग कह रहे थे कि वो नहीं करेंगे। तो इनकी तमाम जिसको लोग गीदड़ भभकी समझते थे, वो सब जो है वो सच साबित हुई है एक तरह से। तो अब ये सवाल है कि पुतिन ने जो ये आक्रमण किया, ज़ाहिर है कि ये सोची-समझी एक रणनीति के तहत किया होगा। उनके वहाँ से प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के लगातार कहते रहे हैं कि हम अपने प्लान के हिसाब से बढ़ रहे हैं। यूक्रेन ने जो प्रतिरोध खड़ा किया, वो शायद उम्मीद से ज़्यादा रहा उनका। अ, तो नेटो उनसे सीधे टकराना नहीं चाहता। यूक्रेन जो है, वो शायद नेटो के आसरे रहा, लेकिन अब एक तरह से ये भी लगता है कि नेटो ने वो पूरा समर्थन नहीं दिया, जैसी उम्मीद थी यूक्रेन को। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्या एक तरह से धोखा यूक्रेन को मिला? यूक्रेन जिस सहारे था वो नहीं मिला और क्या अब ये उसका रुख नर्म पड़ रहा है और आने वाले दिनों में जो पुतिन चाहते थे क्या वो वहाँ पर अचीव कर पाए हैं? वैसे अस्थायी एक सरकार वहाँ बनती भी तो अस्थायी रहेगी और अस्थिरता उस इलाके में रहेगी। लेकिन क्या हासिल हो रहा है उन्हें? देखिए, स्थिति ये है कि दोनों खेमे अपनी अपनी सुरक्षा की चिंता में अपनी अपनी असुरक्षा के घेरे में कैद होते जा रहे हैं, और यही दोनों के साथ हुआ है। तो जितने भय दोनों के थे, चाहे अमेरिका का भय रूस को लेकर के हो, और अमेरिका को तो बहुत रूस से डर था, चीन से डर था, उसको वहां के अगर आप देखें पिछले 3-4 सालों से जो वहां पर जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा था यही था कि हमारी दुश्मनी एक तरफ चीन से चल रही है, एक तरफ रूस से चल रही है। तो एक असुरक्षा का घेरे में अब अपने को अमेरिका ने बंद कर लिया था। दूसरी तरफ रूस ने अपने को एक असुरक्षा के घेरे में निरंतर बंद किए जा रहा था कि नेटो आगे अपनी कदम बढ़ाए जा रहा है, मेरे दरवाजे पर आ रहा है, और जो मेरे जो रूस का अपना इलाका है जहां उसको लगता था कि यहाँ पर मैं ये मेरे पुराने मेरे हिस्से हैं, चाहे यूक्रेन हो गया, चाहे बेलारूस हो गया, चाहे जॉर्जिया हो गया, जो सब एक पुराने रूस का एक अभिन्न अंग थे, ये सब मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो दोनों अपनी अपनी सुरक्षाओं में कैद होते जा रहे थे, और उन्हीं का नतीजा है समय रहते दोनों के बीच, मैं कहूंगा एक तरीके से बिल्कुल जो कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन है वो हो चुका था, और इस कम्युनिकेशन के ब्रेकडाउन के चलते दोनों आज स्थिति में आ गए हैं और पहुंचे। हालांकि यूरोप कई समय तक कोशिश करता रहा, अगर आप देखें यूरोप का इसमें क्या रुक रहा, जब तक पुतिन 21 और 22 तारीख को घोषणा करके यूक्रेन में दाखिल नहीं हुए, तब तक यूरोप बार बार कोशिश करता रहा, जर्मनी, फ्रांस इस कोशिश में लगे रहे कि ये स्थिति नहीं आए, और मैक्रोन और शोल्स दोनों समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं रूस की असुरक्षाएं उससे ये कार्य करवा रही हैं, और इन्हीं असुरक्षाओं के नतीजे रूस ने अंततः 21-22 तारीख को जो कार्य किया, जो एंटर किया, तो अब उसका कहना था, जो अगर प्रेसिडेंट पुतिन का भाषण सुने तो फिर वो ईस्टर्न यूक्रेन, डोनेस्क और लुहांस की बात नहीं कर रहे थे। वो कहते यूक्रेन का अस्तित्व ही नहीं रहना चाहिए, यूक्रेन तो देश है ही नहीं। तो उन्होंने जो इसको एक नया डायमेंशन दे दिया। तो ये जो मामला इतनी तेजी से बढ़ा, पर आज जैसा मैं कह रहा हूं कि स्थिति ऐसी आई है कि वास्तव में दोनों पक्ष एक तरीके से ये भी समझ रहे हैं कि इस युद्ध में जिस स्थिति में आज ये लोग फंसे हुए हैं आपस में, उसमें कोई जीत कर निकलने वाला नहीं है।
इसमें सब पक्षों की हार है, यूक्रेन की हार है, पश्चिमी खेमे की हार है, रूस की हार है। इसमें से कोई विनर होकर के निकलने वाला नहीं है। तो यही समझते हुए कैसे अपने कदम इस स्थिति से वापस खींचे जाएं, वो एक बड़ा प्रश्न होता है। किसको क्या फेस सेविंग मिलेगा, कैसे यहां से बाहर जाएगा। अगर रूस सोचता है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करके, यूक्रेन पर अपना शासन जमा करके बहुत ज्यादा दिन चला सकता है, संभव नहीं। यूक्रेन में जो इंसर्जेंसी शुरू होगी, इस युद्ध की वजह से ही वहां पर जो एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई है, और जो जो यूक्रेन का आम नागरिक है, वो जिस प्रकार से सामने खड़े होकर आज रूस को अपना दुश्मन मानता है, ये चीजें ऐसी हैं कि इसको जाने में कई पुश्तें लग जाती हैं। ये जो डर पैदा हो गया है, ये जो घृणा, नफरत ऐसे कारों से पैदा हो जाती है। तो इससे पार पाना रूस के लिए भी अत्यंत मुश्किल होगा। तो वास्तव में अगर रूस ऐसा प्रयास भी करता है, वो अच्छी तरह जानता है कि वो ऐसा फंसेगा यूक्रेन में कि वहां से बाहर निकलना मुश्किल है। तो मैं नहीं समझता कि उसको स्ट्रेटेजिकली ऐसा करने में कोई दिलचस्पी होनी चाहिए। भले कोई पुतिन कुछ भी कहते रहे कि यूक्रेन पूरा कब्जा करना है, पर वास्तव में रूस का भी हित इसमें नहीं। जी, बल्कि हम लोगों ने नए बयान भी देखे सुने कि रूस की तरफ से कि अब वो चाहते नहीं हैं कि वो वहाँ पे कुछ सत्ता पलट करे। वो चाहते हैं कि फिर कोई बातचीत हो वहाँ पे, और उसके बाद ही उसके आगे का रास्ता निकले। यानी कि अगर वो आश्वासन मिल जाए कि नेटो के साथ यूक्रेन नहीं जाएगा, जिसकी गुंजाइश ही नहीं है अब, तो शायद रूस ये बता रहा है अभी कि वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखता कि वो वहाँ पे अपना कब्जा जमाए। पर ये जाहिर है कि पता होगा आक्रमण के पहले भी पुतिन ने इस बात को कैलकुलेट किया होगा कि उनके ऊपर किस तरह से पश्चिमी प्रतिबंध लगेंगे, अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगेंगे, और हमने वही देखा कि एक झड़ी लग गई है प्रतिबंधों की। अमेरिका ने तो ये कह दिया है अब कि रूस के तेल पे पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। यूके भी कह रहा है कि वो ये करेगा, धीरे धीरे जो वहां से आयात होता है उसको वो कम करेगा। अब अमेरिका को बहुत ज्यादा शायद फर्क नहीं पड़ता रूस से तेल नहीं आएगा तो, लेकिन जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उस पर क्या असर होगा। हम देख रहे हैं कि जो ब्रेंट क्रूड है, यूएस क्रूड, उसके भी दाम बहुत ज्यादा बढ़े। क्या वो स्टेबलाइज करेंगे? दूसरे विकल्प क्या हैं? अगर रूस ने ये धमकी भी दी है कि वो गैस की सप्लाई को इतना काटेगा कि यूरोप परेशान हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हम देख रहे हैं कि किस तरह का असर पड़ने वाला है? रूस पर दबाव काफी है अब ये प्रतिबंधों के बाद। विश्व व्यवस्था जो है उस पर तेल के माध्यम से किस तरह का असर पड़ रहा है, इसके ऊपर जो रोक लग रही है? देखिए, प्रतिबंधों का वास्तव में अगर प्रतिबंधों का असर आप देखें, प्रतिबंधों के असर को रोकने के लिए रूस ने काफी तैयारी पहले से कर रखी थी। प्रतिबंध तो 2014 से लगे हुए हैं रूस पर। जी हाँ। कई उसमें से लागू नहीं हुए, अब लागू किए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रतिबंधों की बात, रूस तो आदी हो चुका है प्रतिबंधों का। और ये जो प्रतिबंधों के माध्यम से युद्ध लड़ा जा रहा है, जो एक तरह से इकोनॉमिक सीज आप करते हैं। पहले किलाबंदी की जाती थी, किले को घेर लिया जाता था। आज जो ये प्रयास बार बार अमेरिका द्वारा किया जाता है और अपने सहयोगियों के साथ कि इकोनॉमिक सीज किसी देश का करके उसको मनाया जा सके, वह उसमें बहुत ज्यादा सफलता आज तक नहीं मिली। और जहां तक रूस का सवाल है, रूस तो बड़ी इकोनॉमी है। ये ईरान नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये विश्व की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी में, जिसका एक, जहां तक एनर्जी ट्रेड का सवाल है, एक बहुत बड़ा योगदान है विश्व के लिए। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल और गैस का। यूरोप की लाइफलाइन है अभी भी, और ऐसी लाइफलाइन नहीं है कि आज कट जाए तो यूरोप बच सकता है, नहीं बच सकता। यूरोप में बिजली नहीं रहेगी, पावर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सब बंद हो जाएगा। यूरोप में ताला लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सैंक्शंस का जो हथियार है वो दोनों तरफ वार करता है। लगाने वाले को भी उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना जिस पर लगाया जाए उस पर लगाता है। तो सैंक्शंस की जो राजनीति चल रही है, सैंक्शंस देखिए, एक हद तक सैंक्शंस धमकी का काम करते हैं। दूसरे हद तक जो नेता हैं उनको अपनी पब्लिक को भी दिखाना होता है, देखिए रूस ने इतना गलत काम किया है, सेना तो भेज नहीं सकते, उसमें उसके कुछ और रिजल्ट्स होंगे अगर सेना वहां पे भेज दी, तो कम से कम सैंक्शन लगा दीजिए। तो सैंक्शंस का ढोल पीटा जा रहा है, और ऑयल पर सैंक्शन लगाएंगे, गैस पर सैंक्शन लगाएंगे, इस तरह का ढोल जरूर पीटा जा रहा है। लेकिन वास्तव में अगर आप सैंक्शंस का स्वरूप देखें, स्विफ्ट का जो एक बैंकिंग सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उस पर पहली बार इतनी बड़े देश के बैंकों पर प्रतिबंध लगा।
ताकि रूसी अपने पैसे का उपयोग नहीं कर पाए, अपने अपने जो उनके सॉवरेन फंड हैं, डॉलर्स में जो फंड्स हैं, उन तक को एक्सेस नहीं कर पाए। तो एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप था। लेकिन यहां भी जो दो बड़े बैंक हैं, गैज़प्रोम बैंक और स्पर बैंक, उनको इससे छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया? इसलिए छोड़ा गया क्योंकि अगर उन पर लग जाता तो जो यूरोप का एनर्जी ट्रेड है वही बंद हो जाता। तो यूरोप रूस से ऑयल और गैस खरीद नहीं पाता। और आप ये देखिए, अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन जरूर लगा दिए। अमेरिका कितना लेता है? अगर सब कुछ मिला लें आप, प्रोडक्ट्स और जो ऑयल है कितना ले रहा है, सिर्फ अपने टोटल इंपोर्ट्स का 5% रूस से आता है। तो अमेरिका पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता जरूर है, लेकिन बड़ा एक मार्जिनल असर पड़ता है। यूरोप पर असर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए जर्मनी को शोल्ट्ज ने, हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर उन्होंने दिखाने के लिए डेफिनेटली उन्होंने कहा कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको सर्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन वो गैस तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 से अभी भी जर्मनी में आ रही है। और आप ध्यान दीजिए, नॉर्ड स्ट्रीम 1 कहां से गुजरती है, किस देश से गुजरती है? यूक्रेन से, जहां पूरा झगड़ा हो रहा है। इस झगड़े के बीच बमबारी हो रही है, निरी लोग मर रहे हैं, अस्पतालों पर बम गिर रहे हैं, लेकिन गैस की सप्लाई रूस से यूरोप को बंद नहीं हुई है। यूक्रेन के माध्यम से आज भी गैस जा रही है। तो रूस ने धमकी जरूर दी है, लेकिन साथ ही वहां के प्रधानमंत्री ये भी कहा है कि हम ये नहीं करना चाहते, हम गैस सप्लाईज नहीं रोकना चाहते। तो देखिए, इकोनॉमिक वॉरफेयर के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत भीषण होते हैं। और मेरा मानना तो यह है कि इकोनॉमिक वॉरफेयर के जो वॉरफेयर के जो घातक परिणाम होते हैं, उनको भी अगर उससे जनता पर कहीं भी प्रभाव पड़ता है, अगर लोगों को दवाइयां नहीं मिलती है, अगर लोगों को भोजन नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, सस्टेनेंस नहीं मिलता है, तो वो खुद अपने आप में एक वॉर क्राइम है। उसको वो कहीं से भी माफ नहीं किया जा सकता। तो ये जो एक तरीका शुरू हो गया है कि सैंक्शन लगा करके कोशिश की जाए कि एक तरीके से ब्लैकमेल शासक दल को किया जाए कि वो बात मान जाए, लेकिन असर किस पे होता है? असर होता है निरीह गरीब जनता, जिसका कसूर ही नहीं है। तो ये एक बहुत गलत प्रथा शुरू हो गई है, जिसका मेरे मायने में आने वाले समय में जरूर एक चिंता करने की बात है, और हर देश चिंतित है। आज स्विफ्ट का जो एक्सचेंज है वो रूस पर रोका गया, कल हो सकता है भारत पर रोका जाए, हो सकता है चीन पर रोका जाए, असर फिर दूरगामी होंगे। लेकिन क्या ये होना चाहिए? और एक तरीके से जो विश्वास है, जो पूरी एक फाइनेंशियल सिस्टम है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, वो विश्वास पर चलता है। अगर पैसे के आदान प्रदान पर विश्वास उठ गया तो एक अंततः अमेरिका ही इससे कमजोर होगा, क्योंकि जो डॉलर का एक वर्चस्व रहा है इतने सालों से, आने वाले समय में वो कमजोर होता जाएगा, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं रहेगा कि ये एक ऐसी करेंसी है, या जो ये यूएस डिनोमिनेटेड जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है, इस पर भरोसा किया जा सके। हर देश कोशिश करेगा कि वो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स इसके खिलाफ क्रिएट करे। तो ये बहुत सफल स्टेप नहीं है, और धमकी तक ठीक है, दिखावे तक ठीक है, लेकिन उसके आगे इसके जो दूरगामी परिणाम है वो अधिक घातक होते हैं, विश्वविकरण आपस में ट्रेड के लिए और निरीह जनता के लिए। जी बिल्कुल, दूरघातक परिणाम इसके बहुत बुरे होंगे। जो दूरगामी परिणाम है वो घातक होंगे, माफ कीजिएगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि दिखावे के लिए ठीक है, तो दिखावे के लिए आप मैकडॉनल्ड्स बंद कर दें, आप स्टारबक्स बंद कर दें, वो एक अलग चीज़ है। मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये अपने ऑपरेशंस बंद कर दें। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि रूस की जो अर्थव्यवस्था है, या रूस से जो तेल और गैस जा रहा है, वो यूरोप के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर इन पर सैंक्शंस लगता है तो यूरोप तबाह बर्बाद हो जाएगा। अभी जो प्रतिबंध लगे हैं रूस के तेल आयात पे, किस तरह ये सुनिश्चित किया जाएगा कि विश्व बाजार के पास पर्याप्त तेल की सप्लाई हो? विकल्प क्या क्या अभी हैं? फिलहाल अमेरिका ने तो ये प्रतिबंध लगाया है, तो किस तरह से ये प्ले आउट करेगा? देखिए, विकल्प अगर वास्तव में जो जितनी धमकियां दे रहे हैं वो धमकियां वास्तव में पूरी करते हैं, तो विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि आप ईरान से दोस्ती कर लीजिए, वेनेजुएला से दोस्ती कर लीजिए, वहां से तेल आयात बढ़ाइए। ऑलरेडी बातें सुनने में आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया से कह रहे हैं कि अपना प्रोडक्शन बढ़ा लो, एमिरेट से कहा जा रहा है, दोनों ने मना कर दिया है, क्योंकि जहां तक उनका संबंध है वो जानते हैं कि रूस ओपेक का सदस्य है और ओपेक में उनके साथ रहा है, तो उसको ऐसे छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो ये जो एक दूसरे के खिलाफ एक खेल खेलने की जो ये कोशिश की जा रही है,
एक दूसरे के खिलाफ इनको मोड़ा जाए, वो और भी घातक है, और ना वो अमेरिका के लिए अच्छा है, ना रूस के लिए अच्छा है, ना किसी और देश के लिए अच्छा है। तो ये जो है कुछ समय के लिए देखिए डराने के लिए जरूर काम कर सकता है, लेकिन वास्तव में मेरे समझ में जो मैं कह रहा हूँ कि जो इक्विलिब्रियम वहां पर अभी बना है, बड़ा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक तरह का बना हुआ है यूक्रेन में, उसका कहीं ना कहीं परिणाम जल्दी होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो जिस तरीके से एस्केलेशन पहले एकदम ऊपर बढ़ा था, फिर हमने देखा थोड़ी अब स्टेबिलिटी आई है, अब बात होने लगी, जैसे आपने खुद गौर फरमाया कि दोनों पक्षों के बीच बात हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर स्तर पर भी बात हो रही है। और आप ये देखिए कि इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट भी घुमाए हैं, वो रूस गए, पुतिन से मिले, ज़ेलेंस्की से उनकी बातें हुई हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए भी परेशानी ये है कि अगर रूस पर और सैंक्शन लगते हैं, रूस का अगर तेल बंद होता है तो कहाँ जाएगा? ईरान के पास जाएंगे। अगर ईरान के पास जाना पड़ता है तो फिर सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है? अगर इजराइल का सबसे बड़ा जो डर है वो क्या है कि ईरान वापस अगर विश्व व्यवस्था में शामिल हो जाता है, अभी तक तो पारिया बना हुआ है ना, वो भी सैंक्शंस के तहत, वो अगर वापस आ जाता है तो फिर ईरान मजबूत होगा और उसका हाथ कमजोर होगा, सऊदी अरेबिया का हाथ कमजोर होगा। तो देखिए इसमें कई सारे इंटरनल डायनामिक्स हैं, इंटरनल व्हील्स विद व्हील्स हैं, चक्कर अंदर इधर चलते हैं, जिसके तहत मैं नहीं सोचता कि वास्तव में इसका लंबे समय तक ऐसी स्थिति चलेगी। कहीं ना कहीं सभी देशों को बीच बचाव करके, शांति, ठंड बना करके, दिमाग से ठंड बना करके इसका समाधान निकालना पड़ेगा, और समाधान अंततः इसी प्रकार से निकलता है। देखिए ज़ेलेंस्की हल्के से बोले हैं अभी कि उनको भी मालूम, अंततः मालूम होना चाहिए था, नेटो को मालूम होना चाहिए, यूरोप को मालूम होना चाहिए था कि इतनी जल्दी यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होने वाला है। तो ये जो डर, जो एक दूसरे को डराने का, असुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा था? तो मानने लगेंगे शायद नहीं संभव है कि वो नेटो का हिस्सा बने। और अगर आप देखें तो पोलैंड की तरफ से प्रस्ताव आया था, यूक्रेन बार बार कह रहा था कि जो हमारे पास रूस के मिग जेट्स हैं जी, वो हम नेटो यूरोप में अमेरिकी एयरबेसिस पर भेज देते हैं, उसको उपलब्ध कराइए ताकि यूक्रेन लड़ सके। यूक्रेन बार बार नोटिस मांगा, तो अमेरिका ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि हम ये एस्केलेशन नहीं होने देंगे, नेटो इस हद तक इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो देखिए पीछे हटने की कोशिशें चल रही हैं, यही हो सकता है कि सद्बुद्धि सब में आए और कहीं ना कहीं इसका एक समझौता बने। समझौता यही हो सकता है कि जहां तक जो रिपब्लिक्स हैं आपकी, चाहे डोनेट्स्क की रिपब्लिक है, लुहांस्क की रिपब्लिक है, जिनको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है रूस द्वारा, के लिए रूस ने उनको मान्यता दी है, लेकिन वास्तव में अलग थलग तो थी ही, उन पर यूक्रेन का कोई कंट्रोल नहीं था, वहां पे एक रिबेल ग्रुप शासन कर रहा था। तो किस तरीके से रहेंगी? मिन्स्क अकॉर्ड के तहत वो यूक्रेन का हिस्सा तो जरूर रह सकती थी, लेकिन उनको ऑटोनॉमी देना जरूरी था, जो ऑटोनॉमी नहीं दी गई, वो भी एक झगड़े की बहुत बड़ी जड़। तो कौन सा जो इलाका है, चाहे वो डीएनआर डोनेट्स्क रीजन है या लुहांस्क का रीजन है ईस्टर्न यूक्रेन में, उसका अब बाउंड्री क्या रहेगी? रूस ने घोषित अब ये कर दिया था, जो उसने घोषणा की, जो रिकॉग्नाइज किया, तो उसने उनकी सीमाएं इतनी आगे बढ़ा दी जितना वो किसी को कल्पना भी नहीं थी। तो वहां भी उनको रूस को समझौता करना पड़ेगा, कहां तक ये जो रिपब्लिक्स हैं उनकी सीमाएं रहेंगी। तो ये नेगोशिएशंस चलेंगे, मुश्किल नेगोशिएशंस हैं, इनमें हो सकता है बीच में फिर कड़वाहट आए कहीं ना कहीं, लेकिन रास्ता जो रूस ने तैयार कर लिया है वो रूस को भी समझना चाहिए कि उसको बहुत आगे नहीं ले जाएगा और रूस को इससे नुकसान ही होगा। जी, दोनों तरफ से असुरक्षा की भावना रही। रूस ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो बहुत ज़्यादा आगे और नहीं जा सकता, और बातचीत की कोशिश अभी भी है। जब हम बात कर रहे हैं तो विदेश मंत्री के स्तर पे बातचीत हो रही है रूस और यूक्रेन में भी। अब आगे का रास्ता यही है कि कुछ तरह का कोई समझौता निकले, और बड़ा सवाल ये कि फेस सेविंग क्या हो सकती है रूस के लिए भी और पश्चिमी देशों के लिए भी, कि क्या रास्ता निकलेगा। सवाल ये भी है कि इस पे भारत ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो भी वोटिंग हुई तो एक तरह से रूस का सीधा पक्ष नहीं लिया, पर एब्सटेन किया वोटिंग से, और यूक्रेन पर जो रूस ने हमला किया उसको खुलकर कंडेम नहीं किया। भारत
कि ईयू से रिश्तों पर क्या असर पड़ता है, अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। पर मेरे ख्याल से हम ये इसमें बड़ी लंबी बातचीत है और हम अपने दूसरे एपिसोड्स में इस पर और चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका असर अमेरिका की नीतियों पर भी क्या होगा जहाँ तक इंडो पैसिफिक का सवाल है। तो उस पर हम आने वाले एपिसोड्स में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इंडियाज़ वर्ल्ड में इतना ही।